नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज में, आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। दिन दहाड़े एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में लूट, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। पुत्र की हत्या के बाद पिता ने तोड़ा दम, आरोपितों की धमकी से दहशत में परिवार। और बंदरों के आतंक से कांटी के दर्जनों गांव में भय का माहौल, सैकड़ों लोग बन चुके हैं शिकार, लाठी लेकर करनी पड़ रही है रखवाली। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को दिन दहाड़े एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में घुसकर अपराधियों ने हथियार के बल पर कैश लूट लिया। घटना एसकेएमसीएच के पास की है। सूचना मिलते डीएसपी रामनरेश पासवान के साथ अहियापुर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार मौके पर पहुंच जांच पड़ताल शुरू कर दिया। शाखा के कर्मचारी ने बताया कि बाइक सवार दो अपराधी अचानक कार्यालय में घुसकर हथियार के बल पर नगद 25,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज निकालकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फुटेज में दो अपराधी भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। हम दो आदमी बैठे हुए थे अंदर में आया दो लोग बिना हेलमेट बिना मास्क का। तो हम पूछे भैया क्या काम है, तो कुछ नहीं, बस पिस्टल निकाले हैं, उसका बुलेट निकाले हैं, लोड करने लगे हैं। उसका ये गेट सामने में है, गेट खोले हम, तो बुलाया कैश दो, कैश दे दिए हैं, बैग मंगाया बैग दे दिए हैं, फ़ोन मंगाया फ़ोन दे दिए हैं। 25 से 30 हज़ार मेरा कैश था। दिखने में अपराधी किस टाइप का दिख रहा था सर? एक गोरे था, एक सांवला था। उम्र क्या होगी दोनों का 25 से 26, दोनों का नीचे होगा। हेलमेट या मास्क लगाया हुआ था? बिना हेलमेट बिना मास्क। चेहरा दोनों का? हाँ, एक का खुला हुआ था, एक का बंद हुआ था। गाड़ी नंबर 9154 है। क्या बोल के तुमसे पैसा लिया? पिस्टल दिखाया, उसको बोला कैश दो। दोनों के हाथ गाली वाली भी दिया है? हाँ, गाली भी दिया है? हाँ, गाली वाली भी दिया है। बोला 500 पहले कैश निकालो। वो सिस्टम था, सिस्टम नहीं कुछ किया सिस्टम को। बैग मंगाया बैग दे दिए हैं, फोन मंगाया फोन दे दिए। हथियार वगैरह था दोनों? हाँ, दोनों के पास हथियार दो था, पिस्टल था दो। कितना मिनट कितना सेकंड रुका होगा मुश्किल से? 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा। 1 मिनट बहुत हो। अंदर में ही पिस्टल निकाल के? हाँ, अंदर में ही पिस्टल निकाल के बुलेट लोड किया। अंदर में लूटने के बाद इधर ही भागा? हाँ, इधर ही भागा है। अपाचे बाइक से? जी। किस कलर का? हाँ, ब्लू था, उसका फोटो निकल गया है। ठीक है। क्या नाम है? रोहित कुमार। कब से ये सीएसपी चल रहा है? ये 5 साल से 6 साल से 2016 से ही चल रहा है। कहाँ के रहने वाले? सूचना मिला था कि एसबीआई का सीएसपी में 25,000 का लूट हो गया है। हम लोग जांच कर रहे हैं, वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोग शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। कितने की संख्या में अपराधी पूछताछ की तरफ में क्या कुछ? दो की संख्या में आया था, मोटरसाइकिल से आया था। आगे आगे हम लोग वीडियो फुटेज के आधार पर छापेमारी कर रहे हैं, शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। कथैया के पारसपुर निवासी ऑटो चालक अनिल राय के पिछले दिनों हत्या कर अपराधियों ने लाश को घर पर फेंक दिया था। इस मामले में गांव के ही कई लोगों को आरोपित करते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुत्र के वियोग में शनिवार को पिता कपिल देव राय ने दम तोड़ दिया। अनिल राय का भी अभी श्राद्ध कर्म नहीं हुआ था। इसी बीच परिवार में फिर से पहाड़ टूट पड़ा। अनिल की पत्नी प्रभा देवी ने बताया कि केस उठाने को लेकर आरोपितों की ओर से धमकी मिल रही है, लेकिन पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। कि उनका लड़का मर गया, उसके बाद में उनको सदमा लग चुका है। वो मने गए, उसके बाद 9 केस किए, ठीक ठाक ही आए। उसके बाद में अचानक से उल्टी हुआ, हाथ पैर काम करना बंद कर दिया और उसके बाद में वो कुछ बोल नहीं पाए। वो 10-11 बजे से करीब ना बोल पाते हुए वो 12 बजे तक मतलब वो घुट घुट कर मतलब अपना दम तोड़े हैं। वो आसपास से वो मैंने बता रहा है जैसे कि वो कुछ ले देकर रफा दफा कर दे और यही मतलब कि वो केस उठा ले और ये सब झंझट में ना पड़े। कौन आपको ये दबाव दे रहा है?
ये हरि किशोर राय, उनका लड़का, माने आसपास से भी और कुटुंबायत से भी यही निर्णय निकल रहा है कि वो दबाव में है कि हाँ ये अपना केस कुछ ले दे के सॉल्व कर ले। आप क्या करिएगा? मैं कुछ, अगर मेरा सुहाग ही खत्म हो गया तो पैसा, हर चीज हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। शराबबंदी को लेकर विपक्ष जहां सड़क से लेकर विधानसभा तक में हंगामे कर रही है, वहीं मुजफ्फरपुर में मुखिया से लेकर मंत्री तक पर शराब रखने और पीने का आरोप लग रहा है। इसी बीच सकरा के मोहम्मदपुर बादल पंचायत के मुखिया सैनम सहित कई अन्य लोगों को पुलिस की विशेष टीम ने शराब पीते गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई में मौके से 2 बोतल शराब के साथ खाली बोतलें भी बरामद हुई। शराब के विरुद्ध छापेमारी जो की जा रही है, उसी क्रम में हम लोग दरदा में छापेमारी कर रहे थे। सूचना मिली थी कि ये घर में शराब है, लेकिन वहाँ हम लोग छापेमारी कर रहे थे तो उसके जस्ट बगल में ही मुखिया जी का कार्यालय है। तो जो अभी वर्तमान मुखिया है वहाँ छापेमारी करते, वहाँ भी हम लोग जैसे देखे वहाँ का जैसे लोग बैठ के शराब पी रहे थे। जब उनके ऑफिस को तलाशी ली गई तो उनके यहाँ से 2 बोतल, एक पूरी भरी हुई और एक हाफ की हुई बोतल थी और उसके बगल से लगभग 28 खाली बोतल थी। मुखिया जी के साथ और भी कोई आदमी है सर? जी, मुखिया जी के साथ एक 2 समर्थक था जो शराब पी रहा था। वो किन किन जगह का है सर? इनका आवास का एक कार्यालय है और ये लोग आसपास के ही हैं लोग। कांटी के करीब 1 दर्जन गांव में पिछले 15 दिनों से बंदरों का आतंक है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को काटकर बंदरों ने जख्मी कर दिया। आलम यह है कि अब लोग घर के बाहर लाठी लेकर पहरा देने लगे हैं। प्रशासन या वन विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कांटी पीएचसी के डॉक्टर माने तो 8 से 10 केस प्रतिदिन आ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि एक अजीबोगरीब भय बना हुआ है, न जाने किधर से बंदर आ जाए और काट ले। बहुत कोई परेशानी है। वो अचानक 2-3 को बंदर आके घर में उत्पात मचा रखा है पूरे गांव में। हमारे घर में आकर के जैसे सामान सब डैमेज कर दिया, आदमी को भी डैमेज कर दिया, हमको काट लिया है ना, सामान सब छीड़ दिया। दोनों से हम लोग जग के बिहान कर रहे हैं। जीना हराम हो गया हुआ है ना। अब मैंने आके पूरा सामान सबको तोड़ फोड़ राइसिया कर देता है। आदमी सबको जीना हराम कर रखा है। कितना बंदर? 2-3 बंदर है जो, और गांव में और आदमी को भी काट लिया, हमको भी काट लिया है ना। कल हॉस्पिटलाइज करके जैसे दवाई सुइया करके हम अपना है ना। डर लगता है। हम लोग जाके मैंने रह रहे हैं। अभी दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ करीब 1-1.5 महीने से पर डे करीब 10-15 बंदर काटने के केसेस आ रहा है। और यहाँ पे इंजेक्शन उपलब्ध है जो कि हम लोग दे भी रहे हैं, लेकिन इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा आगे भी इस बात को बढ़ाइए, क्योंकि लोग बहुत त्रस्त हैं और इसके मतलब रोकथाम के लिए कुछ प्रयास कीजिए। पर डे यहाँ पे 10-15 केसेस हैं। इधर इस साल लीची के पैदावार काफी कम होने की आसार है। आमतौर पर हर साल फाल्गुन के बयार शुरू होते लीची के पेड़ मंजर से लद जाते थे, लेकिन इस साल नए पत्ते ही निकलते देखे जा रहे हैं। इस स्थिति से लीची उत्पादक किसान काफी परेशान हैं। जिन इलाके में इस साल बाढ़ की पानी ज्यादा समय तक लगा रहा, वहां की स्थिति और खराब है। लीची हम लोगों का कुछ नकदी आमदनी होता था, फलता था तो होता था। इस बार बिल्कुल नहीं है। कहीं कहीं छीट फूट पत्ता देता है, उस पर 1-8 इंची का मुजर हो रहा है, न तो बाकी कुछ में वो भी नहीं है। और इस बार तो बुझिए कि मैंने एकदम हम लोगों का एकदम खेती चौपटे हो गया है। कोई नकदी आमदनी का उपाय नहीं है। इससे पहले जो लॉकडाउन था उसमें पिछला साल कुछ फलो था तो कुछ बिकावे नहीं किया लीची। वो पेड़े में रह गया, सूख पके गिर गया। उसमें माले ये नहीं हुआ, उसका माले बिया सिर्फ था, उसमें गुद्दे नहीं हुआ। अच्छा। और इसीलिए मैंने कोई नखीन आना वैसे पेड़ में रह के झड़ गया। पिछला साल भी बर्बाद गया, इस बार भी बर्बाद गया। हम लोग तो बिल्कुल लीची के उत्पादन में समस्या क्या है कि अभी तो लाही लीची की मुजर जो भी निकला है, अभी तो निकला ऐसा भी कम है, और जो भी निकला है उसको बर्बाद कर रहा है। हम लोग को यह जानकारी नहीं है कि लाही के लिए कौन सा स्प्रे किया जाए, और न ही कोई सरकार के द्वारा हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है लीची के बारे में। ट्रेनिंग हो भी रहा है। हम गए थे मुसहरी में, अगर पता कर किए तो हम लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलता है कि कब ट्रेनिंग होता है।
तो हम चाहते हैं कि आपके मीडिया के माध्यम से कि सरकार को यह जानकारी देना चाहते हैं कि यहाँ के जो भी लोकल लोग हैं हमारे यहाँ का, उनको यह जानकारी हो जाए कि ट्रेनिंग अमुक तारीख को है। ना कृषि सलाहकार जानकारी देता है, ना कृषि पदाधिकारी दे रहे हैं। एगो मुसहरी में ब्लॉक चल गया कृषि भवन, इतना दूर हो गया हम लोगों से कि जाना दुर्लभ है। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि इसको कांटी में प्रकाशित हो और ट्रेनिंग का व्यवस्था हो कांटी में, ताकि हम लोग ट्रेनिंग करके लीची से अच्छा पैदावार कर सकें और अपने परिवार को चला सकें। इस बार कम मोजर आ रहा है, इतना कम मोजर आ गया है, वो भी लाही डैमेज कर रहा है। आप देख सकते हैं कितना लाही डैमेज कर रहा है। ये बहुत भयावह स्थिति हो गया है यहाँ अभी तक, और लीची से कुछ किसान जीते भी हैं। यही स्थिति है यहाँ। इधर शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी सिटी एसपी के साथ सर्किट हाउस में बैठक कर लंबित आवेदनों की समीक्षा की। इसके बाद सीनेट हॉल में आयोजित कॉलेजों में बनी शिकायत कमेटी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुई। चंद्रमुखी देवी ने कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बेहद उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों से लंबित मामले को 15 दिनों के अंदर पूरा करने को कहा गया है। देखिए, ऐसा है कि हमारा संबंध सीधा पुलिस से होता है, और जब हमारे पास कोई भी महिला पीड़िता कोई भी पहुंचती है तो सबसे पहला संबंध पुलिस से होता है, क्योंकि अगर हमको किसी जिले से उसके संबंध में, उसके आवेदन के संबंध में रिपोर्ट मंगानी होती है तो हम पुलिस से ही मंगाते हैं, और पुलिस के द्वारा अगर हमको सही समय से रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो हम उस पर आगे की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारा विशेष जोर रहता है पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक करने का, उनसे सीधा संबंध होता है। इसीलिए हम जहाँ जाते हैं वहाँ उनसे इन केसेस पे चर्चा करते हैं और उनको कार्य में गति प्रदान करने की भी बात करते हैं। मैंने यहाँ, क्योंकि एसएसपी उपलब्ध नहीं थे, तो सिटी एसपी के साथ बैठक की, नोडल ऑफिसर भी यहाँ पर थे। मैंने उनसे बताया कि पुलिस में जेंडर सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम चलाने की भी ज़रूरत है, उनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, ताकि पुलिस का संबंध, क्योंकि सीधा जनता से होता है और जनता के साथ उनका व्यवहार अच्छा रहे, लोग बिना हिचकिचाहट के, बिना भय के उनके पास जाकर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकें, लोगों का विश्वास पुलिस के ऊपर बढ़े। इसके लिए इन लोगों को ऐसे अवेयरनेस के प्रोग्राम्स भी चलाने की ज़रूरत है। मैंने इस पर जोर दिया है और मैंने कहा ऐसे कार्यक्रम आप चलेंगे। अभी स्टाफ के साथ उत्पीड़न का जो रेट बढ़ता जा रहा है, कमने का नाम ले रहा है, इस पर क्या कुछ किया जाएगा? नहीं, ये ठीक है कि देखिए, कानून अपनी जगह पर है, कानून सख्त हो रहे हैं और न्यायिक प्रक्रिया भी अब तीव्र गति से चलने लगी है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। तो उसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि समाज की सोच को बदलने का काम कोई कानून नहीं कर सकता है। जब तक समाज के सारे लोग मिलकर उनकी सोच में, मानसिकता में बदलाव की बात नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं हो सकेगा। तो इसकी शुरुआत हमको घर से करनी है। अपने घर में अपने बच्चों को हम कैसी शिक्षा दें, हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ें, उनकी मानसिक स्थिति बचपन से ही कैसी बने कि वो औरतों का सम्मान करना सीखें, इसकी शुरुआत हमको घर से करनी पड़ेगी। तो हर स्तर पर, जो जहाँ पर है उसको हर स्तर पर इनको ट्रेंड करना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आंखें मूंद लेने से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। हम किसी स्थान पर खड़े हैं और किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है और हम खड़े होकर उसका वीडियो बना रहे हैं, तो समाज में हम परिवर्तन कैसे लाएंगे? आपको तो तत्काल आवश्यकता है कि उस महिला की रक्षा करें, आगे बढ़कर उसका सहयोग करें ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके, लेकिन हम ये नहीं करते हैं। करना ये समाज में है, यही है कि जब भी ऐसी कोई पीड़िता दिखाई दे उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ें, समाज के लोग आगे बढ़ें और समाज में हर व्यक्ति इसका बीड़ा उठाए कि हमको इसको बदलना ही होगा। चाहे जो स्थिति बने, हमको महिलाओं की सुरक्षा करनी होगी, तो समाज में परिवर्तन होगा। पानापुर कड़ियात स्थित संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नर्सरी से नवम तक एडमिशन के लिए रविवार 14 मार्च को आयोजित होने वाले प्रवेश परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। 10:30 से 12:30 बजे तक होने वाली प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं को कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखना होगा। स्कूल के प्राचार्य सुबोध कुमार ने बताया कि परीक्षा परिणाम 15 मार्च को आने के बाद 17 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सफल छात्र छात्राएं 17 से 27 मार्च के बीच एडमिशन ले सकते हैं। इस विषम परिस्थिति के बावजूद, चूँकि बच्चों का पठन पाठन एक शाश्वत प्रक्रिया है, हमारे विद्यालय ने नए सत्र में नामांकन के लिए कल अर्थात रविवार दिनांक 14 मार्च 2021 को एडमिशन टेस्ट करवा रहा है। और इस क्रम में हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की थी पहले, जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों विधि से था,
और गार्जियन जो अपने बच्चे के प्रति इतने जागरूक हैं, चिंतित हैं, यह देख करके खुशी हो रही है। और भरपूर मात्रा में बच्चों ने यहाँ एडमिशन टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। गार्जियन आते हैं, अपनी जानकारी लेते हैं, संतुष्ट होते हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। मैं उन सबों से कह रहा हूँ कि कल जो टेस्ट का समय निर्धारित है वहाँ अपने बच्चे के साथ आएँ। टेस्ट 10:30 बजे से शुरू होगा, लेकिन उनका आगमन यहाँ 10 बजे तक हो जाना चाहिए। टेस्ट के बाद हम अगले दिन अर्थात 15 मार्च को इनका रिजल्ट देंगे और जो भी बच्चे इसमें सफल होंगे उनका नामांकन 17 मार्च से 27 मार्च तक करवाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ हम कोरोना सुन करके सारे लोग परेशान हैं। ऐसा लगता है कि कोरोना की इंटेंसिटी घटी है, लेकिन हम इतने लापरवाह भी न हो जाए कि फिर पुरानी स्थिति में लौट जाए। अतः हम गार्जियन और बच्चों से अनुरोध करेंगे कि जब वो नामांकन टेस्ट के लिए आए तो कोरोना से बचने के जितने भी साधन हैं, जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइज हाथ करना, अपना पानी अलग रखना, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखना, यह गेट के भीतर, गेट के बाहर, क्लासरूम में इसका निश्चित रूप से पालन करेंगे। और इसकी व्यवस्था हम भी रखते हैं कि कहीं कोई चूक न हो जाए। इसके साथ साथ जो हमारे शिक्षक गण हैं, हम उनका भी प्रशंसा करेंगे कि उन्होंने अपने प्रयास से इस विद्यालय का विश्वास यहाँ के आसपास के समाज में, लोगों में जो पैदा किया है, उसी का प्रतिफल है कि इतनी सारी संख्या में लोग इस स्कूल में नामांकन के लिए प्रयासरत हैं। अपने विद्यालय के साथ मैं यहाँ के जो समाज है, यहाँ के जो लोग हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ, क्योंकि इस विकट परिस्थिति में जो पिछले 10-11 महीना बीता, इनका भरपूर सहयोग हमें मिला है और इन्होंने स्कूल के हर नियम कानून को अपना नियम कानून समझकर पालन किया और हमारे साथ सहयोग रखा। और इसी सहयोग के नाते आज हम इस स्थिति में हैं कि हम नए सत्र के लिए नामांकन टेस्ट का आयोजन कर सके हैं और उम्मीद है यह सफल रहेगा। बच्चे अच्छा करेंगे और उनका नामांकन इस विद्यालय में होगा। वो अपने पढ़ाई लिखाई में पूर्व की भांति लग जाएंगे। जीरो माइल के गायत्री पैलेस होटल के निकट स्थित उत्कर्ष क्लासेस के छात्र छात्राओं ने एसटीटी परीक्षा में इस बार भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है। संस्थान के निर्देशक एवं शिक्षकों ने सोनी कुमारी, सुनीता कुमारी, तान्या वानी, रचना कुमारी, श्याम बाबू, धर्मवीर एवं रानी कुमारी सहित अन्य सफल छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर बधाई दी, साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना की। छात्र छात्राओं ने सफलता का श्रेय संस्थान के शिक्षकों को दिया। वहीं डायरेक्टर अशोक कुमार और भोगेंद्र कुमार ने बताया कि इस बार 97% छात्र छात्राएं सफल हुए। मैं एसटीटी क्वालिफाइड हूँ, उत्कर्ष क्लासेज की टॉपर हूँ सोशल साइंस में। जैसे सोशल साइंस का क्लास अशोक सर बहुत ही अच्छा चलाते थे, उसके बाद कॉमन पेपर हुआ, भोगेंद्र सर, जगन्नाथ सर ने बहुत सहयोग किया। यहाँ इतना मोटिवेट किया जाता है बच्चा को कि बच्चा पढ़ता तो खुद है, लेकिन अब हमें लगा कि बिना टीचर का हम पास नहीं कर सकते थे। एसटीटी में जो भी मेरा नंबर आया है सर लोग के सहयोग से आया है, हमको अच्छा संस्थान मिला। और हाँ, इसमें सर लोग जो सपोर्ट किए वो तो है ही है, मेरे गार्जियन भी हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया क्योंकि हम 2 बच्चा छोड़ के क्लास करने आते थे। इसमें हम अपने मम्मी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं तो यहाँ पहले सीटेट के लिए आई, जो दिसंबर 2019 में हुआ, तो उस दौरान मुझे लगा, तो मैं तैयारी कर रही थी, तो पता चला इन लोगों का तैयारी इतना अच्छा था, न चाहते हुए भी मैं एक पेपर के लिए आई थी और मैं दोनों पेपर क्वालिफाइड की यहाँ से। उसी तरह मेरा विश्वास यहाँ जगते गया, मेरी उम्मीदें जगी और मैं स्टेट के लिए भी यही इसी जगह को चुनी। और मेरे इसमें सहयोग किए भोगेंद्र सर और अशोक सर, जगन्नाथ सर और मेरे माता पिता जो मेरे इसमें सहयोगी है। सोशल साइंस की स्टूडेंट हूँ मैं, यहाँ उत्कर्ष क्लास से मैं यहाँ पर बहुत अच्छे अंक से पास की हूँ और इसमें मेरे माता पिता, मेरे पति और तीनों सर यहाँ के बहुत अच्छे थे, जिन्होंने मुझे गाइडलाइन किया और मैं यहाँ के निर्देश के अनुसार बहुत बढ़िया से घर पर तैयारी करती रही। मुझे यहाँ एक बार मैं जुलाई में SCTET नहीं पास कर पाई तो बहुत उदास हो चुकी थी। मैंने सोचा कि अब मैं तैयारी नहीं करूँगी, लेकिन मुझे उत्कर्ष क्लासेस के बारे में पता चला। फिर मैं उतनी दूर मैं कच्ची पक्की से यहाँ आई
और सर का प्रदर्शन देखा। अशोक सर, भूपेंद्र सर और जगन्नाथ सर तीनों बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाते हैं। अब मुझे यहाँ आके अच्छा लगा, उन्हीं की वजह से मैं सीटेड दिसंबर क्वालिफाई कर पाई। फिर मैंने STET का एग्ज़ाम दिया, वो भी क्वालिफाई किया। थैंक यू। 10 क्लास में मैं STET क्वालिफाइड हूँ और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान अशोक सर का, भोगेंद्र सर हो गए, जगन्नाथ सर हो गए और मेरे माता पिता भी का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे माता पिता ने बोला कि तुम्हारा जब तक उम्र है तब तक तुम तैयारी करते रहो और उसमें अशोक सर का सबसे बहुत बड़ा योगदान है और उत्कर्ष क्लास का इसमें बहुत बहुत आभारी रहूँगा। तमाम सभी STET अभ्यर्थियों का बधाई देना चाहूँगा। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग सभी वर्ग के शिक्षार्थियों ने तैयारी किया, जिसमें हमारे यहाँ हिंदी, सामाजिक विज्ञान सभी वर्ग के शिक्षार्थी काफ़ी सफल हुए हैं। अभी विज्ञान वर्ग का बाकी है, परिणाम इसकी मई माह में जारी की जाएगी। जो छात्र STET की तैयारी करना चाहते हैं, क्या कहिएगा? जो शिक्षार्थियों ने हमसे जुड़ा है उसका परिणाम सामने है। लगभग 100% परिणाम यहाँ पर लाए हैं और लगातार शिक्षार्थियों का कॉल आ रहा है और कई लर्नर्स ने मिलने भी आया है, फोटोग्राफ आज हुई है, मिल करके बहुत अच्छा लग रहा है। उत्कर्ष क्लास में जितने भी STET में उत्कृष्ट प्रदर्शन देने वाले हमारे शिक्षार्थी उपस्थित हैं या जो अप्रत्यक्ष रूप से मेरे को सुन रहे होंगे, उन सभी को तहे दिल से उत्कर्ष क्लास के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन में ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं उनको क्या कहिएगा? जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि वो एक बार ज़रूर यहाँ आएँ और वो देखें कि अपने लाइफ में जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं, जितने कुछ वो सोचते हैं या फिर सोचते हैं कि ये नहीं होगा, मैं उनको ये 100% विश्वास के साथ ये बताना चाहूँगा कि वो आएँ और मेरे संस्था में जो वीकली टेस्ट होता है, जो एक एग्ज़ाम के प्रति हेजिटेशन बना रहता है लोगों में, वो हेजिटेशन नहीं होगा। वो सबसे पहले हम यहाँ उसको दूर कर दिया जाएगा और वो यहाँ से जो ट्रिक, ऐसा हम ये कह सकते हैं कि अभी इस युग में कंपटीशन के दौर में कम समय में बेहतर सफलता दिलाने के लिए अगर वो ज़रूरी है, जो तरीके हैं वो यहाँ आएंगे, मैं ज़रूर उनको मेरे द्वारा मिलेगा। और मैं यहाँ से बहुत अच्छा मैं हिंदी से हूँ और हिंदी के STET में बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहा है और लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो यहाँ आए एक बार हमारे संस्था में और वो बेहतर करें। पुलिस पाठशाला के सफल छात्रों के बीच शनिवार को LS कॉलेज सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित कॉलेज के प्राचार्य ओम प्रकाश राय, समन्वयक राजीव कुमार, तकनीकी विशेषज्ञ भरत भूषण, मुख्य अतिथि स्मृति पासवान सहित अन्य अतिथियों ने छात्र छात्राओं को मानक पुस्तकों का नियमित रूप से अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही कहा कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोग या सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए नियमित अध्ययन करते रहना बहुत ही जरूरी है। ये पुलिस पाठशाला मुजफ्फरपुर में पहले सीनियर SP मनोज कुमार सर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसको दोबारा यहाँ पर हमारे जयंत कांत सर सीनियर SP के मार्गदर्शन पर स्टार्ट किया जा रहा है और इसमें LS कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय, यहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर, बाकी जो स्वेच्छा से यहाँ पर शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित शिक्षाविद हैं वो, उन सभी को एक टीम बना करके हम लोग यहाँ पर एग्जामिनेशन का प्रोसेस किए हैं। एग्जामिनेशन प्रोसेस में जो सिलेक्टेड बच्चे हैं तकरीबन 311 प्लस 99 के आसपास रिजर्व, उन सभी को हम लोगों ने काउंसलिंग सेशन रखा था आज, और आज काउंसलिंग सेशन में रखने के बाद उनकी रुचि अभिरुचि के हिसाब से उनको 2 ग्रुप्स में हम लोगों ने बांटा है। UPSC BPSC सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए अलग ग्रुप्स को किया है और बैंक PO और ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स के SSC एग्जामिनेशन के लिए अलग किया है। मंडे से इनका हम इंट्रोडक्टरी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक लर्निंग्स के प्रोसेस जो एग्जामिनेशंस में उनको सफलता दिलाएंगी, उनको हम स्टार्टिंग में बताएंगे। फर्स्ट वीक इंट्रोडक्टरी पे चीज़ों पर ही हम लोग ध्यान देंगे। टॉपिक्स हर एक जो अलग अलग टॉपिक्स है उनको कवर करेंगे, बट इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा वो,
ताकि वो अपने आप को जो कोरोना पीरियड में सब्जेक्ट से या पढ़ाई से या एक दूसरे के चीज़ों से वो अलग रहे थे, उसको वो स्ट्रीमलाइन में एक दूसरे से जोड़ सके, स्ट्रीमलाइन में आ सके, पढ़ाई से अपने आप को जोड़ सके। इसके बाद नेक्स्ट वीक से इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन हमारे चीफ गेस्ट जो भी अतिथि के रूप में स्वीकार करेंगे, आतिथ्य उनसे कराया जाएगा, उनकी भी मार्गदर्शन ली जाएगी और उनके भी एक्सपीरियंसेस से बीच बीच में अलग अलग शिक्षाविदों को और विभिन्न पदाधिकारियों और सीनियर अधिकारियों को इनसे मुखातिब करा करके इनको ज्ञानवर्धन कराने का हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमारे ये जो पुलिस पाठशाला पहल है वो उन बच्चों के लिए है, उन मेधावी छात्रों और छात्राओं के लिए है जो फैंसी कोचिंग और महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पर उनमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा है, बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत मेहनती हैं। तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जो दिल्ली बॉम्बे में जो लेवल है एजुकेशन का, उसको हम यहाँ पर अवेलेबल कराएं कि ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी का बेस्ट से बेस्ट उपयोग करके हमारे समाज को और अपने लिए एक सेट गोल अचीव कर सके। उसके लिए है ये पाठशाला, हमारी पुलिस पाठशाला। शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में विकास समन्वय समिति के विभिन्न विभागों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष तौर पर नल, जल, गली, नाली, चमकी बुखार को लेकर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने पंचायती राज पदाधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए अनुरक्षकों की बहाली जल्द से जल्द करने का निर्देश भी दिया। आज विकास समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के जो अद्यतन जो योजनाएं जो चल रही हैं उनकी समीक्षा की गई और उस क्रियान्वयन को लेकर के सख्त निर्देश दिए गए। विशेषकर पंचायत सरकार भवन के बारे में समीक्षा की गई और उसके साथ नल जल योजना, गली नली इत्यादि की समीक्षा की गई और इसमें पंचायती राज पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया कि अनुरक्षकों की बहाली शीघ्र से शीघ्र करना शुरू की। उन्होंने बहाली में देरी की थी, इसके लिए उन्हें फटकार भी लगाई गई है और इस तरह से स्वास्थ्य विभाग, टीकाकरण, चमकी बुखार इत्यादि पर भी समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए। किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती के जन्म दिवस पर शनिवार को जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज में भारत के किसानों की दशा विषय पर आयोजित परिचर्चा में पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि उत्पादन में बढ़ोतरी तो हुई लेकिन किसानों की आय में बढ़ोतरी नहीं हो पाई, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इस पर जोर दिया जा रहा है। परिचर्चा में शामिल मुख्य वक्ता पूषा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति आरसी श्रीवास्तव ने कहा कि आर्थिक स्थिति में सुधार एवं युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए कृषि के परंपरागत तरीकों के बजाय आधुनिक तकनीक को अपनाकर वैज्ञानिक तरीके से लागू करने की जरूरत है। पूर्व कुलपति गोपाल जी त्रिवेदी, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपना अपना विचार प्रकट किया। परिचर्चा हुई बेसिकली वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जन्मदिन समारोह के लिए थी और ये जरूरी था कि हम ये बात करें कि उन्होंने जिन आदर्शों के लिए काम किया, जो उनके प्रिय चीज़ें थी, उनकी आज के संदर्भ में आज प्रासंगिकता क्या है। मैंने इसी बारे में बात की कि नहीं कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उनको बेहतर, उनके जो बच्चे हैं उनको रोजगार देने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैंने अपने विश्वविद्यालय में जो मोनेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट पे हमारा काम चल रहा है उसके बारे में बातचीत की, मैंने उसका विषय आपको दिया है। अब उससे हमारा ये है कि हम अगर उसे कर सकते हैं तो एक ग्राम पंचायत में हम करीब 400 से 500 लोगों को रोजगार उसमें दे सकते हैं और उससे एक अच्छी खासी आमदनी हो सकती है। स्वामी जी का जो आंदोलन था, किसान आंदोलन, आज उस आंदोलन को साकार करने के लिए देश के पैमाने पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पहल कर रहे हैं और उसमें जो सुधार होना चाहिए वो सुधार हो रहा है। किसान का उत्पादन की कीमत डबल कैसे होगी, इनपुट और आउटपुट में सामंजस्य कैसे बैठेगा, सस्ते दर पर किस तरह से खाद मिलेगा, जैविक खाद का किस तरह से प्रोडक्शन होगा, उसमें स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत में जैविक और वेस्ट मटेरियल से जो बनाया जा रहा है उसका मैक्सिमम उपयोग हो किसान के लिए। बिजली सस्ती मिलेगी, मनरेगा द्वारा 50% सरकार दे, 50% किसान दे, ऐसा प्रस्ताव सरकार को जाएगा तो हम समझते हैं कि किसान समृद्ध होंगे और उनके
जो खाद्यान्न होगा उसकी डबल उन्हें लाभ मिलेगा, और जब वो लाभ मिलेगा तो 80% देश का किसान खुशहाल होगा, तो यह देश का 20% और दूसरे वर्ग के जो लोग होंगे वो भी खुशहाल होंगे और एक समृद्ध सौभाग्यशाली हिंदुस्तान की कल्पना साकार होगी। देखिए, ये आयोजन तो मैं 1989 से मुजफ्फरपुर के रेड क्रॉस मैदान से शुरू किया था, परम पूज्य स्वामी सहजानंद जी की 100वां वर्षगांठ के समय से, और लगातार चल रहा हूँ। राज्य के स्तर पर पटना, मुजफ्फरपुर में लगातार आयोजन हुए, दिल्ली के स्तर पर भी मैंने पिछले बार बड़ा आयोजन किया था, और इस बार भी 11 तारीख को दिल्ली में आयोजन था। आप देख रहे हैं महाविद्यालय, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र महाविद्यालय परिसर में भव्य मूर्ति स्वामी सहजानंद की लगी है। स्वामी सहजानंद के नाम पर जो हमारे माननीय सुरेश शर्मा जी ने कहा कि यहाँ अंतिम सांस स्वामी जी ने लिया था, इसको पूरे ये जिला इलाका हमारा बिल्कुल साक्षी है। इसलिए हमने इनका स्मारक भी बना दिया, जहाँ किसानों की रहने की व्यवस्था है, या और कई एक्टिविटीज़, हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के भी विद्वान आते हैं, एक क्रम चलता रहता है। पुस्तकालय है, हर चीज़ डेवलप है। लेकिन आज जो है ये खास है मुद्दे पर हम लोग बैठे हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती की जो भावना थी, जो सोच था उनका, और जो ये विचारणीय विषय है। मैंने कहा अपने विद्वान कुलपति जी से भी कि क्या कारण है कि आज़ादी के समय हमारी आबादी भी 33 करोड़ थी, आज हम करीब 133 करोड़ पर पहुंच गए हैं, और ये स्थिति बड़ा स्पष्ट था कि आज़ादी के बाद भूखमरी की स्थिति थी। हमें तो याद है, मैंने देखा है कई किताबों में कि स्वामी सहजानंद जी ने संगठित किया किसान और मजदूर। अलग किसान का कंसेप्ट नहीं था, स्वामी जी का कंसेप्ट था किसान और मजदूर। तो ये दोनों कैसे खुशहाल हो और दोनों की आय कैसे बढ़े गांव में, ये उनकी चिंता थी। इसलिए किसानों के हित में कानून बन रहे हैं। और ये कहा था, याद होगा, किसी समय प्रधानमंत्री ने 1 रुपया भेजते हैं तो मुजफ्फरपुर सुरेश बाबू के कंचूसी में 10 पैसा जाता है। हमारा प्रधानमंत्री आज कह रहा है यदि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो सीधे 1 रुपया गरीब किसान मजदूरों के घर जाता है। साधारण बात नहीं है। इस तरह की जो योजनाएं बन रही है, बनी भी है, चाहे हमारा किसान का सम्मान योजना बना हो या फिर फसल योजना बना हो, कई तरह का, उसकी चर्चा बहुत विस्तार हो जाएगा। लेकिन अंत में हम यही कहेंगे कि स्वामी सहजानंद के विचारों की जो प्रासंगिकता बढ़ी है, उस पर राष्ट्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर सरकारों को विचार करना चाहिए। कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर 15 मार्च को होने वाली धरना प्रदर्शन को सफल बनाने को लेकर शनिवार को जूरन छपरा स्थित राजद के जिला कार्यालय में युवा राजद की बैठक आयोजित की गई। मौके पर उपस्थित युवा राजद के कार्यकारी जिला अध्यक्ष नितेश यादव और प्रदेश प्रवक्ता दीपक ठाकुर ने कहा कि 15 मार्च को तो झांकी है, 23 मार्च को विधानसभा में घेराव कर राज्य सरकार पर हमला किया जाएगा। आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य है लगातार वर्तमान सरकार के द्वारा जो महंगाई बढ़ाया जा रहा है, ये महंगाई जो बढ़ रही है, इसके विरोध में युवा राष्ट्रीय जनता दल लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रही है। और इसी कड़ी में हम लोगों को आने वाले 15 मार्च को बिहार के तमाम जिला मुख्यालय पे धरना का, 1 दिवसीय धरना का प्रोग्राम है। और उसके बाद 23 मार्च को विधानसभा घेराव का काम होगा और इसमें युवाओं की भागीदारी हो, और इसकी तैयारी को लेकर के बैठक किया जा रहा है। 15 मार्च के दिन से ही ये शुरुआत हो जाएगा। बिहार के तमाम जिला मुख्यालय पर लगातार जैसे कि सरकार के विरोध में युवाओं का एकजुटता दिखना शुरू हो जाएगा। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 23 तारीख को विधानसभा घेराव करने का काम करेंगे। युवा राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है, जिसमें तमाम जिला से लेकर पंचायत तक जो वरिष्ठ पदाधिकारी है सब लोग सम्मिलित हुए हैं। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जो ये जनविरोधी सरकार है, इसके खिलाफ ये युवा राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर के द्वारा 15 मार्च को, आगामी 15 मार्च को महाधरना कार्यक्रम समाहरणालय के पास रखा गया है। उसके साथ ही जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के निर्देशानुसार और प्रदेश अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल के कारी सुहैब जी, उनके आदेशानुसार तमाम जिला से लेकर पंचायत तक के जो युवा राष्ट्रीय कार्यकर्ता एकजुट होकर इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसके लिए आगामी 23 मार्च को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें तमाम
युवा राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ आम जनमानस की भागीदारी बहुत बड़े तादाद में होगी। इसके लिए अभी से हम लोग जितने हमारे युवा राजनीतिक कार्यकर्ता उनके साथ मिलकर इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हम लोग करने में जुटे। मिठनपुरा रोड के एक होटल में शनिवार को आयोजित बीजेपी की बैठक में आगामी पंचायत चुनाव पर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि जिला परिषद के 54 सीटों पर भाजपा इस बार अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। मौके पर पूर्व विधायक बेबी कुमारी, केदार गुप्ता सहित जिले के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर जिला की कार्य समिति की ये बैठक है। कार्य समिति की बैठक में हम लोग विगत दिनों किए गए कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, आगामी कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं, साथ में संगठन को कैसे और मजबूत और धारदार बनाया जाए इस पर कार्य समिति में विचार किया जाता है और उसको लेकर के बूथ तक जाया जाता है। आज के इस कार्य समिति का मेरा मुख्य जो बिंदु था वो बिहार का पंचायती चुनाव है। इस बार भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद के चुनाव में अपना उम्मीदवार को समर्थन देकर के खड़ा कर रही है। हम लोग पूरे बिहार में पंचायती राज चुनाव के अंतर्गत जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर जिले में भी हम लोग 54 सीट पर जिला परिषद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किस तरह का उम्मीदवार हम लोग खड़ा करें इसके लिए हम लोगों ने आज की बैठक में और ये विचार विमर्श किया है और आगे आने वाले दिनों में हम लोग अपने मुजफ्फरपुर जिले के 54 क्षेत्र पर एक बैठक करेंगे और उम्मीदवारों का चयन करेंगे और पूरा संगठन से लेकर के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हम अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए लगेंगे। और हम लोग का उद्देश्य है कि इस बार के जिला परिषद के चुनाव में हम लोग 54 में कम से कम 35 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को विजयी बनाएं। भाजपा का पंचायती राज चुनाव व्यवस्था में प्रवेश करना एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बिल्कुल अग्नि परीक्षा का है। ये भाजपा ने एक चैलेंज के रूप में लिया है और लोग पार्टी की जब प्रदेश स्तरीय ये मीटिंग हो रही थी तो उसमें साफ तौर पर हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी जी ने साफ तौर पे कहा कि हम लोगों को इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है पार्टी को कि हाँ हम ये मेरा उम्मीदवार खड़ा हो जाएगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा। प्रख्यात अनुवादक, लेखिका और आलोचक प्रोफेसर डॉक्टर अनामिका को उनके कविता संग्रह टोकरी में दिग्गज के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की सूचना के बाद मुजफ्फरपुर के सुस्ता गांव में जश्न का माहौल है। इस खुशी के अवसर पर अनामिका के परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी, तो वहीं ग्रामीणों ने इनके साथ बिताए गए पलों को याद किया। से सम्मानित किया जा रहा है आज हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। ऐसे भी हमारे गांव की जो परंपरा है, बहुत ही हमारा गांव वैभवशाली रहा है शुरू से। यहाँ बहुत ही विद्वान लोग पैदा हुए हैं। आज डॉक्टर अनामिका जी जो हम लोग की बुआ हैं, गांव की बेटी हैं, उनको जो साहित्य अकादमी का इतना बड़ा पुरस्कार मिला है उससे हम सब गांव वाले काफ़ी गौरवान्वित हैं। वो विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। बचपन से ही उनका लगातार पत्र पत्रिकाओं में उनकी कृति छपती रही है और वह उनके पिताजी डॉक्टर श्यामनंदन किशोर उर्फ कवि किशोर के नाम से प्रचलित है। बिहार विश्वविद्यालय के वो वाइस चांसलर रहे हैं और उनकी माता जी वो भी आशा किशोर जी बहुत प्रख्यात कवित्री थी। बिहार भर में के सभी लोग उनको जानते हैं। आज हमारा पूरा गांव बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, वर्णन नहीं कर सकता। इतना मैंने खुशी है आज हमारे यहाँ इस सुस्ता ग्राम में, जिसका हम बहुत ही करते हैं। उनसे कैसे संबंध आपके रहे हैं? हमारे नाना हुए डॉक्टर श्यामनंदन किशोर और डॉक्टर अनामिका कुमारी हमारी मौसी हुई। तो क्या क्या कुछ उनके बारे में विशेष बताएं जो यहाँ स्मरण जो आपसे जुड़ा हुआ हो? काफ़ी टैलेंटेड रही है बचपन से ही। उनकी शिक्षा दीक्षा यहाँ मुजफ्फरपुर में चैपमैन में हुई थी, सेंट जेवियर्स में हुई थी। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने दिल्ली मूव किया, वहाँ पर जा कर के। उनके साथ है आपका कुछ पल बिता हुआ हो? और उनके पिताजी जब डॉक्टर श्यामनंदन किशोर जब एक्सपायर किए थे तो उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग एक साथ हुए थे श्यामनंदन साहब कॉलेज के अंदर में हम लोग, और नियर अबाउट 80 के आसपास में। उसके बाद
उसके बाद से हमारी कोई मुलाकात उनसे नहीं। यहाँ उनका बहुत अपने यहाँ का तदिहाल का वो है, यहाँ है हमारे हस्बैंड यहाँ ननिहाल में रहते हैं, उनका ये अपना गांव है और यहाँ के लोगों के लिए बहुत प्रेरणा की बात है कि लेडीज होकर बहुत अच्छी काम की है और शुरू से इस गांव का उनका नाम पे प्रोत्साहित होते रहा। नाम क्या हुआ आपका? सविता सहाय। कुरान का पैगाम है कि जिसने एक बेगुनाह का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। खादी माने अहले बेत कमेटी की ओर से कमरा मोहल्ला के बड़ा इमाम बाड़ा में आयोजित जुलूस अमारी में ब्रह्मपुरा सिया मस्जिद के इमाम मौलाना वेकार और अहमद रिजवी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी ना सिया है और ना मुसलमान, क्योंकि धर्म और उसके उपदेश के खिलाफ वही बोलता है जिसने ना तो धर्म से मतलब हो और ना ही इंसानियत से। आज 28 रजब, आज जो आप ये देख रहे हैं जुलूस अमारी, ये प्रोग्राम की याद है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 28 रजब को मदीना छोड़ा था और करबला के लिए सफ़र किया था। बुनियादी तौर पे मक्के की तरफ निकले थे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में 10 मुहर्रम को जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पेश की है, अपने वतन मदीने से आज ही के रोज़ वो करबला के लिए निकले थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से यजीद फासिक व फाजिर उस वक्त का जालिम बादशाह जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत तलब कर रहा था, बैत के मानी यानी इमाम हुसैन अपनी मर्जी उसके साथ कर दे और वो जो चाहे इस्लाम में अपनी तरफ से दाखिल कर सकता है। वो हराम को हलाल और हलाल को हराम करना चाह रहा था, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा हम बैत नहीं करेंगे, लेकिन अपने सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के लिए निकले और अपने साथ अपने पूरे खानवादे को लेकर, जिसमें औरतें भी थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे, जिसमें 18 दिन के जनाब अली असगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे फर्जंद जनाब अली असगर को भी अपने साथ लेकर गए और ये पैगाम दिया कि हुसैन नाना की शरीयत को बचाने के लिए जा रहे हैं, न किसी जंग के इरादे से जा रहे हैं, न किसी हुकूमत के इरादे से जा रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा और इसलिए क्योंकि उस वक्त में फासिक व फाजिर जालिम बादशाह जो इस्लाम में अपनी तरफ से, शरीयत में अपनी तरफ से बहुत सी चीज़ें दाखिल करना चाहता था। आज भी ऐसे लोग हैं जो शरीयत में और कुरान के साथ छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं। कल ही एक बयान आया है, वसीम रिजवी नाम का एक शख्स जिसका इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है, जिसका शीयत से कोई रिश्ता नहीं है, जो इस्लाम से खारिज है, शीयत से खारिज है, उसने कल कहा कि कुरान मजीद के अंदर 26 आयतें ऐसी हैं कि जिसे कुरान मजीद से हटा दिया जाए और इसने सुप्रीम कोर्ट में वो अर्जी दाखिल की है, लिहाजा हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी डे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।